हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का उड़ान एग्ज़ाम एंड मोटिवेशन में। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैं जल्दी ही लेसन 2 लेकर आऊँगी, तो आज हम लेसन 2 पढ़ेंगे। लूसेंट का लेसन 1 हम 2 दिन पहले पढ़ चुके हैं। आशा है कि आप सभी ने मैंने जो भी पढ़ाया है उसका रिवीजन अच्छे से कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी सिंधु सभ्यता। इससे पहले अगर मैं क्विक रिवीजन करवाऊँ तो मैंने इससे पहले पढ़ाया। सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि इतिहास होता क्या है, इतिहास में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हमने इतिहास जानने के स्रोतों के बारे में पढ़ा। तो हमने सबसे पहले ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने सबसे पहले धर्म ग्रंथ पढ़े। हमारे ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, इनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया। उसके बाद हमने विदेशी जो लेखक थे उनके बारे में पढ़ा। धर्म ग्रंथों में हमने जैन धर्म और बुद्ध धर्म के बारे में जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं जिससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है उनके बारे में पढ़ा। उसके बाद विदेशी जो भारत आए उन्होंने जो अपने यात्रा वृत्तांत में जो विवरण लिखा है उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, तो हमने ये सब चीज़ें पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी क्लास सिंधु सभ्यता पढ़ना। सिंधु सभ्यता, जैसे मैंने उस दिन भी बताया था कि सिंधु सभ्यता को जो है वो आद्य ऐतिहासिक काल में माना जाता है। क्यों आद्य ऐतिहासिक काल में माना जाता है? क्योंकि इसके लिखित साक्ष्य तो हमको मिले हैं, लेकिन इसके जो साक्ष्य है लिखित वो हम अभी तक पढ़ नहीं सके हैं। ठीक है, तो इसलिए ये आद्य ऐतिहासिक काल में मानी जाती है सिंधु सभ्यता। तो ठीक है, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं हमारी सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की जो तिथि है वो क्या मानी गई है? 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। ठीक है, एक कार्बन डेटिंग पद्धति होती है जिसे C14 कहा जाता है। इसकी खोज जो है वो अमेरिका के वैज्ञानिक जो रसायन शास्त्री थे BF लिथी द्वारा किया गया था। इस पद्धति में कार्बन की मात्रा, मतलब क्या होता है कि जो भी चीज़ें खोजी गई है उनमें कार्बन की मात्रा का मतलब मात्रा को ज्ञात करके ये पता लगाया जाता है कि ये चीज़ जो है वो कितनी पुरानी है। तो सिंधु सभ्यता के लिए भी हमने यही टेक्निक यूज़ की और हमने पाया कि ये 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच इस सभ्यता को माना जाता है। सबसे पहले तो सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। तो ये हमारा फैक्ट बना है सबसे पहला कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी। तो सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युगीन सभ्यता माना जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है? हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन उन साक्ष्यों को हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। इसलिए सिंधु सभ्यता के जो साक्ष्य हैं वो अभी तक हम उस लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। अभी भी हमारे जो पुरातात्विक हैं जो अभी भी सब इसकी जो लिपि है उसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पढ़ी नहीं गई है। इसलिए सिंधु सभ्यता को हम आद्य ऐतिहासिक काल में मानते हैं। आद्य ऐतिहासिक के साथ साथ इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि कांस्य धातु जो थी वो इस सभ्यता की ही देन है। ठीक है, इस सभ्यता के मुख्य निवासी जो है वो द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि सर जॉन मार्शल जो उस समय पे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। ठीक है, तो उन्होंने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि जो नगरीय सभ्यता थी सिंधु सभ्यता, उसकी नगरीय सभ्यता की विधिवत घोषणा किसने की? तो सर जॉन मार्शल ने की और इन्होंने ही मतलब खोज स्टार्ट की थी। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक जो स्थल हैं पुरातात्विक दास्क स्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सुतकागेंड और बलूचिस्तान में है। पूर्वी स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश और उत्तरी पुरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मादा जम्मू कश्मीर व दक्षिण पुरा स्थल गोदावरी नदी के तट दायमाबाद में स्थित है। यहाँ पर अब ये बोलना क्या चाह रहा है मैं आपको बता देती हूँ कि जो सिंधु सभ्यता है भाई 4 दिशाएं हैं हमारी, तो उसका जो सबसे पश्चिमी पुरातत्व स्थल है वो कहाँ माना गया है? पश्चिमी, ये वेस्ट हो गया हमारा, ये ईस्ट हो गया हमारा, ये वेस्ट हो गया, इधर ऊपर नॉर्थ हो गया और नीचे क्या हो गया? साउथ हो गया।
तो जो हमारा उत्तरी पश्चिमी पुरातात्विक स्थल है, मतलब इधर वाला वो क्या था, सूतका-गंडोर था। इधर हमें ईस्ट में क्या देखने को मिलता है, जो उत्तर प्रदेश में है आलमगीरपुर, ठीक है। उसके बाद हमें उत्तरी पुरातत्व स्थल क्या देखने को मिलता है, चिनाब नदी के किनारे मांडा देखने को मिलता है। और उसके बाद गोदावरी नदी के तट यहाँ दक्षिण में हमको क्या देखने को मिलता है, महाराष्ट्र में दायमाबाद देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है ये हमें पूरे जो सिंधु सभ्यता है उसके जो स्थल हैं उनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त हुई है, ठीक है, कि कहाँ से कहाँ तक की सभ्यता का विकास हुआ था, ठीक है। अब हम अगला पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। सिंधु सभ्यता को क्या माना जाता है, नगरीय सभ्यता माना जाता है। सिंधु सभ्यता क्या थी, नगरीय सभ्यता थी। और सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 ही बड़े नगर माने जाते हैं। जो सिंधु सभ्यता के स्थल थे उसमें जो सबसे बड़े नगर थे उनकी श्रेणी में सिर्फ 6 ही नगरों को माना जाता है। वो कौन कौन से नगर थे, ठीक है। तो वो कौन कौन से नगर हमने देखे। सबसे पहले मोहनजोदड़ो, ठीक है। क्या देखा हमने, मोहनजोदड़ो हड़प्पा है, गनवारी वाला है, राखीगढ़ी है, धोलावीरा है और कालीबंगन है। तो ये हमारे क्या है, हड़प्पा कालीन जो बड़े स्थल हैं वो है, ठीक है। इसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा के सर्वाधिक स्थल है वो गुजरात में खोजे गए हैं। तो ये हमारा मतलब इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि हड़प्पा के सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ देखने को मिले हैं, कहाँ खोजे गए हैं, तो गुजरात में खोजे गए हैं, गुजरात राज्य में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता जो थी उसका सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, मोहनजोदड़ो था। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन था, मोहनजोदड़ो था। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, लेकिन मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में है। तो इसलिए भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी, ये जो कहाँ है, घग्गर नदी के किनारे का। ये घग्गर नदी कहाँ है, हमारी हरियाणा में है, ठीक है। तो हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है ये राखीगढ़ी, जो भारत में सिंधु सभ्यता का स्थल है। और इसकी खोज 1963 में किसने की थी, सूरजभान ने की थी। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि ऐसा आ सकता है क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। अगर ऐसा पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है तो हम बोल देंगे मोहनजोदड़ो। लेकिन अगर ऐसा पूछता है कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है तो हम क्या बोलेंगे, राखीगढ़ी है, ठीक है। तो ये हमको अच्छे से ध्यान से पढ़ते जाना है। अगला है लोथल एवं सुतकोटदा, सिंधु घाटी सभ्यता के क्या है, बंदरगाह है। और ये जो लोथल है वो कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। तो हमें वहाँ खेती के प्रमाण भी मिले हैं। खेती के प्रमाण में हमें जूते हुए खेत मिले हैं। तो ये जूते हुए खेत हमें कहाँ मिले हैं, कालीबंगन में मिले हैं। ये जो कालीबंगन है ये राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। तो जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें, मतलब ईंटों पे क्या है, डिज़ाइन बनी हुई है। तो ये हमें कहाँ मिले हैं, कालीबंगन से प्राप्त। तो हमको एक एक फैक्ट ध्यान से पढ़ना है कि कालीबंगन से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई है। क्या, तो जूते हुए खेत मिले हैं, मतलब हमको खेती का प्रमाण मिला है वहाँ पे, और नक्काशीदार ईंटें प्राप्त हुई है, ठीक है। तो हमको एक एक चीज़ से ध्यान से पढ़ते जाना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार हमको बहुत बड़ा स्नानागार मिला है। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार जो है वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड, यहाँ पे स्नान कुंड जो है उसकी लंबाई चौड़ाई सब दी हुई है, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है। अगर हमको देखो मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार है, उससे हमें सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारतें मिली है, जिसके माध्यम से स्नान कुंड 11.88 मीटर कितना मिला है हमको, 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा मिला है। तो ये हमारा प्रीलिम्स का फैक्ट बन जाता है यहाँ से, ठीक है। प्रीलिम्स का बन जाएगा, मेंस का बन जाएगा। अगर हमको 3 नंबर का मोहनजोदड़ो लिखने को आता है, 3 नंबर नहीं, 2 मार्क्स का, अगर हमको 2 मार्क्स का मोहनजोदड़ो लिखने को आता है तो हमको क्या करना है,
मोहनजोदड़ो लिखने को आएगा तो सबसे पहले तो ये सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। ठीक है, मोहनजोदड़ो है कहाँ ये बता देंगे हम। उसके बाद ये हम इसकी लंबाई चौड़ाई सब लिख देंगे कि ये 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा है और 2.43 मीटर गहरा है। ठीक है, इसके बाद इस स्नान कुंड में और क्या दिया हुआ है, इसकी विशेषता है कि इस स्नान कुंड में दो तरफ से उतरने के लिए क्या बनी हुई है, सीढ़ियाँ बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद चारों तरफ कमरे बनाए गए थे, चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। मतलब ऐसा माना जाता है कि जो ये स्नान कुंड था जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है हमको, इसमें जो पानी जब कुएं मतलब जब कोई उनको कुछ काम होता था, जो कोई विशेष अवसर होता था, तभी वो इस कुंड को भरते थे और यहाँ पे स्नान करते थे। इसके बाद वो क्या कर देते थे, इस कुंड को खाली कर देते थे। ठीक है, अगला है हमें अग्निकुंड। अग्निकुंड मतलब यज्ञ वेदी जो हम शादी वगैरह में बनाते हैं ना, तो अग्निकुंड जिसमें हम आग जलाते हैं वो लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये हमको फैक्ट एक एक याद करना है कि अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं, हमको सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो लोथल से और कालीबंगन दोनों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उसके बाद है मोहनजोदड़ो। भाई मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिली है। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शिल पर 3 मुख वाले देवता की प्रतिमा मिली है। ठीक है, 3 मुख वाले देवता की प्रतिमा मिली है जिसको पशुपतिनाथ माना गया है। ठीक है, उसके चारों ओर हाथी बना है, गेंडा बना है, चीता बना है और भैंसा विराजमान है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपतिनाथ की मूर्ति में कौन कौन से जानवरों का चित्र मिला है, तो हमें हाथी मिला है, गेंडा मिला है, चीता मिला है और भैंसा मिला है। ठीक है, तो ये हमको चारों नाम याद होने चाहिए। अगला है मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। ठीक है, भाई सिंधु सभ्यता में कांस्य की ही चीज़ें यूज़ की जाती थी, कांस्य की खोज हो गई थी, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी माना जाता है। तो नर्तकी की मूर्ति मिली है कहाँ से, मोहनजोदड़ो से, जो कांस्य की बनी हुई है। तो मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है हमको पूरा ध्यान रखना है मोहनजोदड़ो के बारे में कि सबसे पहले तो ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। उसके बाद यहाँ पर जो है सबसे बड़ा स्नानागार मिला है हमको बड़ा। उसके बाद यहाँ से हमको क्या मिली है, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है। इसके बाद हमें क्या मिला है, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है जिस पर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसे विराजमान है। अगला है हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। हड़प्पा सभ्यता की जो भी मोहरें मिली हैं वहाँ पे, उसमें हमें एक श्रृंगी पशु मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर प्राप्त होती है। तो उसमें हमें स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाई दिया गया है, स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, तो इससे ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो सिंधु सभ्यता थी वो महिलाओं का बहुत सम्मान करती थी। ठीक है, उसके बाद मनके बनाने के कारखाने ये कहाँ से मिले हैं, लोथल और चहुंदड़ो से मिले हैं। अब यहाँ पे देखो लोथल से हमको क्या क्या मिला है, लोथल से मनके बनाने का कारखाना मिला है। ठीक है, इसके बाद लोथल क्या है, सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह भी है। ठीक है, फिर सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी वो भावचित्रात्मक थी। भावचित्रात्मक थी मतलब सिंधु सभ्यता के लोग जो है वो चित्र बना के अपनी भावनाएं व्यक्त करते थे। और ये लिपि जो है वो दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। जनरली हम कैसे लिखते हैं, बाएं से दाएं ओर लिखते हैं ना, उल्टे तरफ से लिखना चालू करते हुए यहाँ से और फिर इधर लेकर आते हैं। लेकिन यहाँ की जो लिपि थी वो दाई से बाई तरफ, मतलब ये ऐसा उल्टा लिखते थे। ठीक है, जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाई से बाई और दूसरी बाई से दाई, मतलब ये ऐसा स्टार्ट लिखना किया, यहाँ से ऐसा स्टार्ट किया, यहाँ ख़त्म हुई लाइन, फिर उसके बाद वो यहाँ से लिखना स्टार्ट करते थे। ठीक है, तो ये वो ऐसा ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा वो इस टाइप से लिखते थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग। अगला है लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। ये सुमेरियन सभ्यता जो है वो सिंधु सभ्यता के साथ ही साथ चल रही थी। ठीक है, उसके बाद अगला है सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम आज के टाइम में भी हमारे द्वारा इस पद्धति का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, ग्रिड पद्धति जो आजकल भाई सड़कों के नीचे नालियाँ बनाई जाती है और उसको क्या कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है ढक्कन की मदद से। तो ये सिंधु सभ्यता की ही देन है। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के जो लोगों के घरों के विन्यास जो थे वो क्या थे, ग्रिड पद्धति अपनाते थे। ठीक है, क्या अपनाते थे, ग्रिड पद्धति अपनाते थे।
केवल लोथल अब जो है घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे, और केवल लोथल नगर के घरों के मुख्य दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। जो घरों के दरवाजे और खिड़कियां थी वो सड़क की ओर नहीं खुलती थी, और पिछवाड़े मतलब घर के पीछे की ओर यूज़ करते थे। और लोथल नगर ही सिर्फ उसमें एक ऐसा नगर था जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ठीक है, तो लोथल ही एक ऐसा नगर था, तो हमको ये याद रखना है लोथल के बारे में। एक लोथल और मोहनजोदड़ो तो बहुत बार बार आएगा। ठीक है, तो लोथल और मोहनजोदड़ो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ की प्रमुख फसलें कौन कौन सी थी? गेहूँ और जौ थी, हमको याद रखना है। सेदो सभ्यता जो मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मिट्टी से बने हल हमें कहाँ से मिले हैं? बनमाली से मिले हैं। लेकिन जूते हुए खेत हमें कहाँ से मिले हैं? तो जूते हुए खेत हमको कालीबंगन से मिले हैं। ये हमको याद रखना है। फिर रंगपुर एवं लोथल से, कहाँ से? रंगपुर से और लोथल से हमको क्या मिले हैं? चावल के दाने मिले हैं। ठीक है, जिसमें धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो चावल के प्रथम साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला है सुतकोटता, कालीबंगन और लोथल से सेवंथकाली घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े को ऐसे तो नहीं जानते थे, लेकिन हमको कहीं कहीं जगह ऐसे अवशेष मिले हैं कि कौन कौन से? सुतकोटदा, कालीबंगन और लोथल से कि घोड़ी के अस्थि पंजर मिले हुए हैं वहाँ पे। और वहाँ पे जो व्यापार के लिए जो नापने की इकाई थी, तोल की इकाई थी, वो 16 के अनुपात में हुआ करती थी। ठीक है, उसके बाद हमको जो सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं वो पूरा याद होना चाहिए। उनकी खोज किसने की और कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ये हमको पूरा याद होना है। ये वाली लिस्ट जो है हमको पूरी याद होना है। तो सिंधु सभ्यता के कौन कौन से स्थल हैं, कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा, सबसे पहले तो सिंधु सभ्यता के स्थल, सबसे पहले जो स्थल है वो हड़प्पा है। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है, और कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांतों में है। पंजाब प्रांत के भी साहिवाला जिले में। और इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो हमको दयाराम साहनी का नाम याद रखना है। इनका नहीं भी याद रखोगे, माधव स्वरूप वत्स और व्हीलर का नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, लेकिन दयाराम साहनी का हमको याद रखना जरूरी है। उसके बाद है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे। ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। और इसकी खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने सबसे पहले की थी। उसके बाद मेके ने की, और फिर व्हीलर ने की। तो हमको ये याद रखना है। अब देखो, ये सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख नगर हैं ये दोनों ही भारत में नहीं है, पाकिस्तान में है, और इनकी नदियाँ भी अलग अलग है। पहला जो है हड़प्पा वो रावी नदी के किनारे है, और जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, उसके बाद चहुंदड़ो। चहुंदड़ो भी कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे है, और ये भी कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? मैके ने की सबसे पहले 1925 में, और फिर एन जी मजूमदार ने की 1931 में। उसके बाद हमारा था कालीबंगन पे। कालीबंगन कहाँ है? घग्गर नदी के किनारे। ये कहाँ पड़ता है? अपना राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। और कालीबंगन की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने की सबसे पहले। उसके बाद वीवी लाल और बीके थापर ने भी इसकी बाद में जो खोज की। उसके बाद कोडदीजी, ये भी सिंधु नदी के किनारे है, ये सिंध प्रांत में स्थित है, और फजल अहमद ने इसकी खोज की। रंगपुर कहाँ है? मादर नदी के किनारे है, और ये गुजरात के काठियावाड़ ज़िले में है। ठीक है, और रंगनाथ राव ने ही इसकी खोज की। ठीक है, हमको पूरे नाम और उनकी खोज किसने की, कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ये सब याद रखना है। रोपड़, रोपड़ हमारा सतलज नदी के किनारे है, पंजाब का रोपड़ जिला। यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में खोज की। लोथल जो है वो हमारा भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में। रंगनाथ राव ने, तो देख रहे हो रंगनाथ राव ने किसकी किसकी खोज की? रंगपुर की खोज की और लोथल की खोज की। उसके बाद आलमगीर को, ये हमारा हिंडन नदी कहाँ पे? उत्तर का मेरठ, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला हमारा क्या है? सबसे पूर्वी स्थल है। ठीक है, उसके बाद सुत का गेंडोर दास का नदी के किनारे पश्चिम पाकिस्तान के मकराना ज़िले में। ये कौन सा स्थल है? हमारा पश्चिमी स्थल है। बनमाली, बनमाली कहाँ है? रंगोई नदी के किनारे। कहाँ पे? हरियाणा के हिसार में। रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की। धोलावीरा कहाँ है? लूनी नदी के किनारे, गुजरात के कच्छ जिले में है। जेपीसी और रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की। और सोद कहाँ है? सोदिकोर नदी और बलूचिस्तान, और ये जॉर्ज डेल्स ने इसकी खोज की। तो हमको ये पूरी की पूरी लिस्ट याद करना है, किसने खोज की, कहाँ पर है, कौन सी नदी के किनारे है। ठीक है, तो ये पूरे जो 13 स्थल हैं ये हमको आज के आज याद करना है। तो आप ये पूरी आज की आज याद कर लेना। ठीक है, हमको रिवीजन तो करना ही है, साथ में याद भी करते जाना है।
भाई याद करोगे जब भी तो रिवीजन होगा, इसलिए तो हम लूसेंट पढ़ रहे हैं ताकि हम पढ़ते जाएं। और उसी दिन आपने ये क्लास देखी उसके बाद आपको फटाफट से रिवीजन कर लेना है। आधा घंटा लगेगा, 4 पेज, आधा घंटा भी नहीं लगेगा रिवीजन करने में। ठीक है, आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? तो आप इसका फटाफट से रिवीजन करना। उसके बाद है, सेंधो सभ्यता के लोग यातायात के लिए पहिए एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग किसका प्रयोग करते थे? बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी। तो मतलब सिंधु सभ्यता में बैलगाड़ी थी। ठीक है, फिर मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेहुला शब्द का अभिप्राय सिंधु घाटी सभ्यता से ही है। देखो, मेसोपोटामिया एक सभ्यता थी जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन चल रही थी। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ वो सभ्यता भी चल रही थी। तो वहाँ पर जो है मेहुला शब्द यूज़ किया गया है, किसके लिए? सिंधु सभ्यता के लिए। फिर हड़प्पा संस्कृति के शासक वर्णित वर्ग के हाथों में था। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा का जो शासन था वो पूरा वर्णिक वर्ग जो व्यापार करते थे वही शासन चलाता था। पिगटन ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। तो किसने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है? तो पिंगटन ने कहा है। ये फैक्ट बन गया हमारा। सिंधु सभ्यता के लोग क्या करते थे? धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। देखो, सिंधु सभ्यता आप जब पढ़ोगे ना तो उसमें आप देखोगे कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो प्रकृति की ही ज़्यादा पूजा करते थे। ठीक है, प्रकृति में वो धरती की पूजा करते थे, फिर पेड़ पौधों की पूजा करते थे। तो वहाँ पे प्राकृतिक ही आपको मिलेगी सब चीज़ें देखने के लिए। इसके बाद है वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता में मिले हैं। हमको सिंधु सभ्यता की जब खोज हुई तो वहाँ पर हमको शिवलिंग जैसा कुछ मिला है। तो उससे अनुमान लगाया गया कि वहाँ के लोग शिव पूजा भी करते थे। फिर स्वास्तिक के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। तो स्वास्तिक के चिन्ह जो है वो हड़प्पा सभ्यता की देन ही मानी जाती है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। और सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। मतलब हम यहाँ वहाँ पर किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, लेकिन वो प्रकृति की पूजा करते थे। साथ ही स्वास्तिक चिन्ह को ऐसा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता की ही देन है, क्योंकि वहाँ की खुदाई से हमको ये चिन्ह मिला है। ठीक है, सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। मतलब मैंने बताया ना कि वहाँ पे मातृ देवी को बहुत मानते थे, वहाँ धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। वहाँ की एक इसमें बताया भी गया है भाई मुहर पे कि स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकल रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे प्रकृति और ये पृथ्वी इनकी बहुत मतलब पूजा पाठ की जाती थी। ठीक है, फिर पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। ठीक है, तो कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे। ये प्रीलिम्स में आते ही हैं और ये आ भी चुके हैं। ठीक है, स्त्री मणि मूर्ति मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान हम लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता जो है वो मातृसत्तात्मक थी। जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे स्त्री मणि मूर्तियाँ मिली है, धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। उसके बाद स्त्री के गर्भ से पौधा निकलते हुए बताया गया है। तो इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि सिंधु समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। ठीक है, फिर सोंधवासी जो थे वो सूती एवं ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे। ठीक है, फिर उसके बाद मनोरंजन के लिए सेंधोवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों में आपस में लड़ाना, चौपड़ पासा खेलना, इन साधनों का उपयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिज़ाइन किए हुए पीली मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सब आते हैं एग्जाम में। सिंधु सभ्यता के लोग किस रंग के मिट्टी के बर्तन बनाते थे? तो भाई लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। और उस पर डिज़ाइन कौन से रंग की करते थे? तो काले रंग की करते थे। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। उसके बाद है सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। देखो, सिंधु सभ्यता ना प्रकृति की बहुत पूजा करते थे, प्रकृति के उपासक थे। वहाँ पे हमको इससे कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं देखने को मिलेगा, युद्ध भी नहीं देखने को मिलेगा। तो सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से तो परिचित होंगे ही नहीं ना, वो तो जानते ही नहीं थे कि ऐसा कुछ भी होता है। ठीक है, इसका निचला शहर जो था सामान्य लोगों से घिरा हुआ, सामान्य श्रेणी के रहने हेतु भी किले में घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ, हाँ यहाँ पे कालीबंगन देखो, यहाँ सिंधु सभ्यता की जो भी स्थल है, कालीबंगन है, जितने भी स्थल है ना वो सब 2-2 नंबर में आएंगे। कालीबंगन, कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्थलों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा के जो प्रमाण भी यहाँ से मिले हैं। तो ये हमको कहाँ कहाँ से मिले हैं हमको याद रखना है। ठीक है,
अगला है पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित नहीं थी। फिर शवों को जलाने एवं गाड़ने दोनों की प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा के में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। लोथल एवं कालीबंगन से हमें क्या मिली है? युग्म समाधियाँ मिली है। तो ये हमारे सब इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि युग्म समाधियाँ हमें किस हड़प्पा स्थल से मिली है। तो लोथल से भी मिली है और कालीबंगन से भी मिली है। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ माना जाता है। बहुत सारे जो भी पुरातत्व शास्त्री थे उन्होंने अनुमान लगाए, बहुत सारे लोगों ने बताया है कि जो सिंधु सभ्यता का विनाश का जो सबसे प्रभावी कारण, क्योंकि ये नदियों के किनारे बसी थी ये सभ्यता। भाई ये नदी के किनारे बसी थी, सब तो सिंधु सभ्यता अभी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये 7 नदियों के किनारे पर बसी हुई थी ये सभ्यता। इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि भाई इसका विनाश कैसे हुआ होगा, तो नदियों में बाढ़ आई होगी, इस कारण इस सभ्यता का विनाश हो गया होगा। ठीक है। फिर एक फैक्ट दिया है कि आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है, कि आग में जो मिट्टी पकी होती है उसे क्या कहते हैं? टेराकोटा कहते हैं। ये हमको याद रखना है। तो ये हमारी सिंधु सभ्यता हमारी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ठीक है। तो हमने जो जो भी सिंधु सभ्यता में पढ़ा है वो हम एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि सिंधु सभ्यता थी क्या। तो सबसे पहले तो हमारे जो फैक्ट हैं वो हम बोलते जाते हैं कि सिंधु सभ्यता सबसे पहले तो आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। भाई आद्य ऐतिहासिक क्यों थी? क्योंकि यहाँ पर हमें लिखित प्रमाण मिले हैं, लेकिन उनको अभी तक क्या हुआ है? पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है। उसके बाद सिंधु सभ्यता जो थी उसके हम नगरों की बात कर लें। ठीक है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसा था। तो सबसे पहले तो यहाँ पर पश्चिम की बात करें तो यहाँ सुतका गेंडोर था दास्क नदी के किनारे। पूर्व की बात करें तो उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में हिंडन नदी के किनारे। दक्षिण की बात करें तो क्या था? दायमाबाद था। ठीक है। दक्षिण में क्या था? दायमाबाद था। और उत्तर में क्या था? उत्तर में क्या था? बताओ बताओ भाई। उत्तर में क्या था? हमने पढ़ा था ना अभी पीछे। उत्तर में क्या था? मांदा था जम्मू कश्मीर में। ठीक है। उत्तर में क्या था? जम्मू कश्मीर में मांदा था। उसके बाद हमने सिंधु सभ्यता में हमने जुते हुए खेत हमें कहाँ मिले हैं? कालीबंगन से मिले हैं। फिर उसके बाद ये लोग तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के जो भी स्थल हैं बड़े, वो केवल 6 ही नगरों को बड़े बड़े नगर माना जाता है। इसके बाद हड़प्पा की खोज किसने की? कौन सी नदी के किनारे हैं? तो भाई हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने की ना। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखालदास बनर्जी ने की। कब की? ये सब हमको एक एक फैक्ट याद रखना है। ठीक है। यहाँ स्वास्तिक चिन्ह का जो सबसे पहले प्रयोग किया जाता था। ठीक है। किसका प्रयोग किया जाता था? स्वास्तिक चिन्ह का। उसके बाद सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना की जाती थी। कुबड़ वाला स्थान यहाँ प्रमुख था। स्त्रियों की मण्य मूर्तियाँ मिली है, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि यहाँ पर मातृ सत्तात्मक था। वृक्ष पूजा, शिव पूजा के साक्ष्य मिले हैं। धरती को उर्वरता की देवी माना जाता था। ठीक है। इसके बाद हमको ये वाली टेबल हमको पूरी याद करना है कि जब सिंधु सभ्यता थी ना तब हम कौन कौन सी धातुएं कहाँ कहाँ से आयात करते थे मतलब बुलाते थे हमारे यहाँ। तो जो तांबा था वो खेतड़ी खदान अभी भी प्रसिद्ध है किसके लिए? तांबा के लिए। कहाँ पर है? राजस्थान में। उसके बाद बलूचिस्तान और ओमान से क्या बुलाया जाता था? तांबा बुलाया जाता था। चांदी जो है वो अफगानिस्तान और ईरान से बुलाई जाती थी। सोना जो है कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से बुलाया जाता था। कर्नाटक अभी भी सोने के लिए प्रसिद्ध है। टीन जो है वो अफगानिस्तान और ईरान से। गोमेद जो है वो सौराष्ट्र से। लाजवर्त जो है वो मोसापोटामिया से। और सीसा जो है ईरान से बुलाया जाता था। तो ये आ जाते हैं प्रीलिम्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फैक्ट में आ जाते हैं कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो सीसा का आयात कहाँ से करते थे, कहाँ से बुलवाते थे सीसा तो कहाँ से बुलवाते थे? ईरान से बुलवाते थे। ठीक है। इसके बाद सिंधु सभ्यता में हमें कौन से मिट्टी के बर्तन मिले हैं? लाल मिट्टी के बर्तन मिले। उस पर किसकी डिज़ाइन की गई? काले रंग की डिज़ाइन की गई है। एक एक फैक्ट सब इम्पोर्टेंट है इसमें पढ़ने के लिए, तो हमको सब पढ़ना है। ठीक है। कालीबंगन का क्या अर्थ होता है? भाई काले रंग की चूड़ियाँ होती है। अग्नि पूजा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? अग्नि पूजा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो वो भी कालीबंगन से ही मिले हैं। पर्दा प्रथा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं थी। वेश्यावृत्ति भी नहीं थी यहाँ पर। ठीक है। तो ये सब हमको सिंधु सभ्यता में एक एक चीज़ याद रखनी है। अब हम नई जगह पे आ जाते हैं। जब सिंधु सभ्यता ख़त्म होती है तो क्या होता है? बाहर से क्या होते हैं? आर्य आते हैं। आर्य आएंगे। ठीक है।
वैदिक सभ्यता की स्थापना करेंगे। सभी जो हमारे ग्रंथ है वैदिक ग्रंथ वो सब यहाँ पे लिखे जाएंगे। ठीक है, तो हमारे जो आर्य हैं वो आ गए हैं भारत। तो वैदिक काल को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, वैदिक काल का हम विभाजन जो है वो कितने भागों में करते हैं? 2 भागों में करते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। कौन कौन से काल? ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। सबसे पहले जो हम ऋग्वैदिक काल ही पढ़ेंगे। जो ऋग्वैदिक काल है वो 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी माना जाता है, और जो उत्तर वैदिक काल है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व में माना जाता है। ठीक है, ईसा पूर्व, है ना। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। जब आर्य आए मध्य एशिया से तो सबसे पहले वो कहाँ बसे? पंजाब में बसे और अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मुलर ने जो आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। सभी जो इतिहासकार हैं उन्होंने अलग अलग माना है। इसमें मैक्स मुलर थे, उन्होंने मध्य एशिया को माना है। आर्यों को द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई, और यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, और आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। इसलिए तो यहाँ पर सभी वैदिक ग्रंथ लिखे जाएंगे। अब देखो, वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। समझ रहे हो तुम कि जब हमारे देश में कितने पहले मतलब सभ्यता विकसित हो चुकी थी। खोज बाद में हुई, लेकिन सभ्यता बहुत पहले से थी। ठीक है, उसके बाद आर्य जो है आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है कुल, फिर ग्राम, फिर विश, फिर जन, फिर राष्ट्र। और गांव के मुखिया को ग्रामिक, विश का जो प्रधान होता था वो विशपति, और जन के शासक राजन कहलाते थे। तो सबसे पहले तो इनकी जो प्रशासनिक इकाई थी उनको बांटा गया था। सबसे पहले क्या थी? कुल। उसके बाद क्या थी? ग्राम। ग्राम के बाद क्या थी? विश। विश के बाद क्या थी? जन। और जन के बाद क्या थी? राष्ट्र। ठीक है, तो ये फैक्ट है हमारा, और ये हमारा 2 मार्क्स में भी आ सकता है लिखने के लिए। तो आरोही क्रम में लिखा हुआ है कि सबसे पहले कुल था, फिर ग्राम था, फिर विश था, फिर जन था, और फिर राष्ट्र था। यहाँ पे जो ग्राम था उसके मुखिया को ग्रामिक कहते थे, विश का जो प्रधान था उसको विशपति कहा जाता था, और जन का जो शासन संभालता था उसे क्या कहते थे? राजन कहते थे। ठीक है, तो ये हमारी चल रही है वैदिक सभ्यता। फिर उसके बाद राज्य अधिकारियों में पुरोहित और सेनानी जो थे वो प्रमुख हुआ करते थे। जो राज्य अधिकारी होते थे यहाँ पे उनमें पुरोहित और सेनानी जो थे वो प्रमुख हुआ करते थे। विशिष्ट रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। यहाँ पे जो 2 पुरोहितों के नाम भी दिए उन्होंने कि कौन कौन से? वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र जो उदार पुरोहित थे। विशिष्ट थे जो वो रूढ़िवादी थे, मतलब पिछली मान्यताओं को लेकर चलते थे, और विश्वामित्र जो थे वो उदार पुरोहित थे। उसके बाद सूत, रथकार और कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। तो रत्नी वैदिक सभ्यता में कौन कहे जाते थे? तो कौन कहे जाते थे? सूत कहे जाते थे, रथकार कहे जाते थे, और कम्मादी ये अधिकारी क्या कहे जाते थे? रत्नी कहे जाते थे। और इनकी संख्या जो थी वो राजा के सहित कितनी थी? 12 हुआ करती थी। पूरब जो था वो दुर्ग एवं जो दुर्गपति होता था उसे पूरब कहा जाता था। इस पर जो था वो जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर होता था। वाज्रपति जो होता था वो गोचर भूमि का प्रमुख होता था। वाज्रपति कौन होता था? गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उसके बाद अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था? उग्र करता था। अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था? उग्र करता था। उसके बाद वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था? उग्र करता था। ठीक है, फिर भागदूत, ये भागदू ये क्या होता था? राजस्व एकत्र करने वाला अधिकारी होता था। फिर ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकार का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में किसी भी न्यायाधिकार का उल्लेख नहीं मिलता था। यहाँ पर हमको दिशा दी हुई है, कौन सी दिशा में कौन सा उत्तर वैदिक शब्द और कौन से राजा का नाम मिलता है। तो पूर्व जहाँ था, पूर्व में प्राची, और यहाँ का जो था वो क्या कहलाता था? सम्राट कहलाता था। पश्चिम में हमको मिलता है प्रतीचि, और यहाँ का सम्राट क्या कहलाता था? राजा का नाम स्वराष्ट्र।
और उत्तर में हमको मिलता है उदीची और उसका विराट, और मध्य में जो बोलते थे राजा, और दक्षिण में क्या बोलते थे भोज। ठीक है, तो ये याद रखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन तो आया भी, सभा एवं समिति जो थी राजा को सलाह देने वाली संस्था होती थी। सभा जो होती थी वो श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति जो थी वो सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। मतलब जो सामान्य जनता होती थी ना, उसी का प्रतिनिधित्व करती थी कौन, समिति। और इसका जो अध्यक्ष होता था उसे को क्या कहते थे, ईशान कहा जाता था। स्त्रियां जो थी वो सभा और समितियों में भाग ले सकती थी, तो स्त्रियां सभा और समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था, राजा करता था। युद्ध के लिए किसका प्रयोग किया गया है, गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया, और जिसका अर्थ क्या होता था, गायों की खोज करना। ठीक है, जो आर्य लोग थे वैदिक सभ्यता में गायों का पशुपालन ही करते थे, उनका मुख्य कार्य क्या था, पशुपालन करना ही, और वो गायों को ही पालते थे, और गायों के लिए जो भी युद्ध होते थे वो गायों के लिए ही होते थे। ठीक है, तो युद्ध के लिए इसलिए गविष्ठी शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, फिर ये दसराग्य युद्ध, ये तो 2 नंबर में आता ही है, आ ही जाता है। दसराग्य युद्ध, इसका उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है भाई, 7वें मंडल में मिलता है। यह युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था, तो परुष्णी या रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो सुदास और 10 जनों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें सुदास क्या हुआ था, विजयी हुआ था। ऋग्वेदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ग थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। मतलब जब हम ऋग्वेद कालीन स्थिति की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, जब हम ऋग्वेद की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, ऋग्वेदिक कालीन स्थिति की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो 4 वर्ण थे भाई, 4 वर्ण थे यहाँ पे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ठीक है, पहला वर्ण ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। तो ये जो चारों वर्ण थे ये जो व्यवसाय के आधार पर विभाजित थे। मतलब अगर एक ही घर में एक ही माता पिता के अगर 4 पुत्र हैं, तो अगर कभी पहला कोई अगर पूजा पाठ इसका कार्य कर रहा है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। अगर कोई वो युद्ध में जा रहा है दूसरा, तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। अगर वो व्यापारी है तो क्या कहलाएगा, वैश्य कहलाएगा। और अगर वो सेवा कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, शूद्र कहलाएगा। तो यही जो 4 वर्ण है, जब हम उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो ये सब कर्म के आधार पर नहीं होकर कहाँ पर हो जाएंगे, जन्म के आधार पर हो जाएंगे, और वर्ण व्यवस्था वहीं से जन्म लेगी। ठीक है, तो हमको याद रखना है कि ऋग्वेदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो क्या थी, जन्म के आधार पर नहीं थी। किसके आधार पर थी, कर्म के आधार पर, कि जो जैसा काम कर रहा है उसी के आधार पर वर्ण व्यवस्था होगी। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुष्वर्णों का वर्णन मिलता है, और इसमें ब्रह्मा के परंग मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, और वैश्य उनकी जंघों से, और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए बताए जाते हैं। आर्यों का समाज जो था वो पितृ प्रधान था। समाज की सबसे वो छोटी इकाई जो थी वो परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, और उसे क्या कहा जाता था, कुलव कहा जाता था। तो उत्तर जो वैदिक सभ्यता थी या ऋग्वेदिक काल था, उसमें कुलव किसे कहते थे, तो जो परिवार का मुखिया था ना उसे कुलव कहा जाता था। ये मतलब ये हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, वैदिक काल ऋग्वेदिक काल की सामाजिक स्थिति है। ये सामाजिक स्थिति को दर्शा रहा है ना कि भाई वहाँ पे वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर थी। वहाँ पे फिर उसके बाद जो परिवार का जो मुखिया होता था वो कुलव कहलाता था। उनका समाज जो था वो पितृ प्रधान था। तो ये क्या है, इनकी व्यवस्था है, कौन सी सामाजिक व्यवस्था को दर्शा रहे हैं ना ये सब। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ स्त्रियों की स्थिति देखना भाई, है ना। आगे फिर स्त्रियों की स्थिति कैसे बदलेगी, अभी स्त्रियों की स्थिति क्या है, बहुत परिवर्तन हो जाएगा स्त्रियों की स्थिति में। ठीक है, अभी तुमको बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा स्त्रियों की स्थिति में। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ में भाग ले सकती थी। भाई स्त्रियां जो थी वो अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थी। अभी आगे जब हम उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो स्त्रियों की स्थिति पूरी चेंज ही हो जाएगी। ठीक है, बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था भाई। जो यहाँ पे नहीं था ना वो सब चीज़ें आगे जाके होने वाली है। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। मतलब विधवा विवाह होता था वहाँ पे, हम ये मान सकते हैं। फिर स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी।
स्त्रियां ऋग्वैदिक काल में शिक्षा ग्रहण करती थी, लेकिन अब स्त्रियों की स्थिति देखना कितनी दयनीय हो जाएगी उस उत्तर वैदिक काल में आने के बाद। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी, ऋग्वेद में दिया हुआ है कि लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, विश्वा जैसे विदुषी स्त्रियों का वर्णन मिलता है। और गार्गी ने याज्ञवल्क्य में को वाद विवाद में चुनौती भी दी थी। ठीक है, ये भी हमको देखने को मिलता है। तो देखो आप यहाँ पे स्थिति देखो ऋग्वैदिक काल में, और आप जो उत्तर वैदिक काल पढ़ोगे ना आप, अरे सच में महिलाओं की स्थिति बहुत गिर जाएगी वहाँ पे। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाएं जो थी उनको अमाजू कहा जाता था। जीविकापार्जन एवं वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक उपाध्याय कहलाते थे। जो भी वहाँ पे वेद पढ़ाते थे ना उन्हें उपाध्याय कहते थे। ये सब फैक्ट है कि याद करना है कि उपाध्याय क्या थे। भाई ऋग्वैदिक काल में उपाध्याय का क्या काम था, तो भाई वे वेदांग पढ़ाते थे। ठीक है। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था, सोमरस था, और ये वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य 3 प्रकार के वस्तुओं का उपयोग करते थे, वास, अधिवास, उष्णी। और अंदर पहनने वाले जो वस्त्र होते थे उन्हें नीवी कहा जाता था। ठीक है। आर्यों के मनोरंजन के प्रमुख साधन क्या क्या थे, संगीत, रथगोड़, ध्रुत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था, और महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। मैंने जैसे पहले भी बताया था कि उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन करना ही था। वो गायों को पालते थे। ठीक है, गायों को पालते थे। और फिर उसके बाद जब गाय खो जाती थी तो गायों के लिए ही युद्ध कहा जाता था, और गायों के लिए ही अघन्य शब्द का यूज़ किया गया है ना। ठीक है, तो ये वैदिक सभ्यता थी। आप देख रहे हो वैदिक सभ्यता में हमने क्या क्या पढ़ा कि स्त्रियां पूजा पाठ में भाग ले रही है, सब कामों में भाग ले रही है भाई। लेकिन अभी तुम जाओगे ना आगे तो स्त्रियां भाग तो ले रही हैं अभी, फिर आगे स्थिति उनकी बहुत ख़राब होने वाली है। अभी आप आगे देखो स्त्रियों की स्थिति में क्या क्या परिवर्तन होता है। गाय के बारे में दिया है क्योंकि पशुपालन ही करते थे। गायों को अघन्य न मारे जाने योग्य, गायों को क्या कहा गया है, अघन्य कहा गया है, न मारे जाने योग्य कहा गया है। गायों की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले जाने की व्यवस्था की गई है। भाई गायों का बहुत महत्व था वहाँ पर। ठीक है, वैदिक काल में जो वेदों में मृत्युदंड की भी व्यवस्था की गई है अगर गायों को कोई मारेगा। आर्यों का प्रिय पशु जो था वो घोड़ा था, और सर्वाधिक प्रिय देवता कौन सा था, इंद्र था। तो आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था, घोड़ा था, और प्रमुख देवता कौन सा था, इंद्र था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु जो थी वो लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था, और तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। ठीक है, ये याद रखना है। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था, पणी कहा जाता था। ये तो क्वेश्चन आया हुआ भी कि पणी किसे कहते थे, तो व्यापारिक जो थे, व्यापार करने वाले व्यक्ति, उन्हें ही पणी कहा जाता था। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। वस्तु विनिमय प्रणाली जैसे पता ही है, एक वस्तु लो दूसरी वस्तु दो। ठीक है, ऋण देकर ब्याज लेने वाले को क्या कहा जाता था, वेकनाथ कहा जाता था, सूदखोर कहा जाता था। ठीक है, मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती थी, अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी गई है। ठीक है, उसके बाद ऋग्वेद में गंगा का कितनी बार उल्लेख किया गया है, 1 बार। यमुना का कितनी बार उल्लेख किया गया है, 3 बार। इसमें सिंधु सभ्यता का उल्लेख सबसे बार किया गया है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर, ये उत्तर वैदिक काल में आ गए हम। अभी हमने ऋग्वैदिक काल में पढ़ा कि सबसे प्रमुख देवता कौन था, इंद्र था। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल में आएंगे ना तो सबसे प्रमुख देवता जो हो जाएगा वो प्रजापति हो जाएगा। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ। तो विष्णु के 3 पगों की कल्पना कब आई है, उत्तर वैदिक काल में ही है। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान का उनके वर्णन मिलता है। और उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर हो गया। मैंने बताया कि अभी ऋग्वैदिक काल में कर्म के आधार पर था, मतलब व्यवसाय के आधार पर था ना, कि जो तुम काम करोगे उसके आधार पर तुम्हारे वर्ण डिसाइड होंगे। कि अगर तुम पूजा पाठ कर रहे हो तो तुम ब्राह्मण हो, अगर तुम रक्षा कर रहे हो, युद्ध करने जा रहे हो तो तुम क्षत्रिय हो। लेकिन अभी ये जन्म के आधार पे हो गए कि भाई अब तो तुम ये काम कर रहे हो, या तुम व्यापार कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अब तुम जो है वर्ण तुम्हारा वही रहेगा। ठीक है, जैसे अभी वर्ण व्यवस्था जैसे अभी भी है।
यहाँ पे जो भी ऋग्वेदीन कालीन पूरे देवता थे ना, उनकी पूरी एक लिस्ट दी हुई है, तो हम फटाफट पढ़ लेते हैं और ये पूरी लिस्ट हमको याद करनी है। ठीक है, ऋग्वेदिक कालीन कौन कौन से देवता हैं, हमको पूरी लिस्ट इसकी याद करना है। सबसे पहले इंद्र। इंद्र जो थे वो युद्ध एवं वर्षा के देवता थे। उसके बाद है अग्नि, देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। वरुण, ये इनमें बहुत सारे नाम मिलते हैं कि पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता माने जाते हैं। फिर समुद्र के देवता, विश्व के नियामक व शासक, सत्य के प्रतीक और ऋतु परिवर्तन और दिन रात के कर्ता किसे माना जाता है, वरुण को। घोष जो थे वो आकाश के देवता थे। सोम जो थे सॉरी उषा जो थे सोम जो थे वनस्पति के देवता थे। उषा जो थे प्रगति और उत्थान के देवता थे। अश्विन जो थे वो विपत्तियों को हराने वाले देवता थे। पूषण जो थे वो पशुओं के देवता थे। विष्णु जो थे विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता। मरुत जो है वो आंधी तूफान के देवता। तो ये पूरी लिस्ट हमको याद करना है। ठीक है, ये आज के आज जितना भी पढ़ा है हमने, ये पूरा हमको याद करना है। हमने जितनी भी ऋग्वेदिक सभ्यता पढ़ी, जो भी पढ़ा, यहाँ पे कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं। कौन सी नदी को क्या बोला जाता था पुराने ज़माने में, प्राचीन समय में। कुब्र को कुर्रम को बोलते थे, कुब्र। उसके बाद कुभा बोलते थे काबुल को। वितस्ता बोलते थे झेलम को। अश्किनी बोलते थे चिनाब को। पुरुषणी बोलते थे रावी को। सतुत्री बोलते थे सतलज को। विपाशा बोलते थे व्यास को। सदानीरा बोलते थे गंडक को। धृष्टति बोलते थे घग्गर को। गोमती बोलते थे गोमल को। और सवस्तु बोलते थे स्वाद को। तो ये हमको पूरी लिस्ट याद होना चाहिए। फैक्ट आ जाएगा कि प्राचीन समय में परुषणी किस नदी का नाम था, तो रावी नदी का नाम था। विपाशा किस नदी का नाम था, तो व्यास नदी का नाम था। ठीक है, तो हमको ये एक एक चीज़ याद होनी है। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास हम यही ख़त्म करते हैं, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है इस वजह से। तो हमने अभी जितना भी आज पढ़ा है उसका अभी आपको रिवीजन करना है, आज ही रिवीजन करना है। मैं अब डेली क्लास लेकर आऊँगी, लेकिन कल नहीं ला पाई थी, उसके लिए सॉरी। लेकिन हम डेली ही क्लास लाएंगे, तो आपको अभी रिवीजन करना है। जो पिछले 4 पेज पढ़ाए हैं और आज जो 3 पेज पढ़ाए हैं, ये 7 पेज का हमको पूरा रिवीजन करना है। हमारे 2 दिन हो चुके हैं, हमको प्राचीन भारत 8 दिन में ख़त्म करना है। तो मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूँगी अगली बार से। तो आप प्लीज़ बस ऐसे ही देखते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।